तो आप सभी का क्लास ओआरएस में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज का जो हमारा टेस्ट है वो आपका प्रैक्टिस सेट आपका 1 है। इस सेट में मैंने आपको पहले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र करा दिया था, जो कि आपका 30 क्वेश्चन उसमें थे। और आज से फिर जो देखिए ये आपका उसी प्रैक्टिस सेट में आपको हिंदी भाषा है, जो भी आज इसमें भी आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज का जो हमारा टेस्ट है वो 30 में 30 होने वाला है। और आपको ज़रूर बताना कमेंट में आपका कितना नंबर आया। आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए, यकीन मानिए कि आप सीटेट में अच्छा स्कोर ला सकते हैं, ताकि आप एक बार बार ये आपको एग्ज़ाम देना ना पड़े। ऐसा पढ़ें कि आपको बार बार एग्ज़ाम देना ना पड़े और आपका जो लक्ष्य है वह 30 में 30 रहना चाहिए। तो हिंदी भाषा है आपका जो उच्च प्राथमिक स्तर जो है आपका रहा हमारा कक्षा 6 से 8 तक का है, उसी को सॉल्व कर रहे हैं। और ये आपका कौन सी बुक है? तो यूथ कंपटीशन टाइम है, जो कि आपके नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। और इस प्रैक्टिस बुक को सॉल्व करा रहे हैं, इसमें आपको ज़रूर लाभ मिलेगा और आप अच्छा स्कोर अटेम्प्ट करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है, और आपको ज़रूर बताना कमेंट में कि आपने कितना स्कोर अटेम्प्ट किया। तो देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए मैंने 30 क्वेश्चन पहले उस वाले में कर लिया था, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में। और यहाँ से आपका हिंदी भाषा 1 आपका सेकेंड है। आपका हिंदी भाषा आपका शुरू है। आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग आपका क्या होता है? तो कक्षाएं जटिलताओं को बढ़ाता है, या शिक्षकों के लिए गहन समस्या होता है, या संज्ञात्मक विकास में सहायक है, या किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। तो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या होता है? तो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग बच्चों के संज्ञात्मक विकास में सहायक होता है। इसमें बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, साथ ही ज्ञान में आपकी अभिवृद्धि होती है। तो आपका संज्ञात्मक विकास में आपका सहायक होता है, यानी एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वह करेक्ट हो जाएगा। फिर 2 नंबर क्या कह रहा है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या ध्यान देना चाहिए? दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय कैसा होना चाहिए? उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, या उन्हें विभिन्न भाषी गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, या कम पाठों वाले पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना चाहिए, या एक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई बच्चा दृष्टिबाधित बच्चा है, उसे किस भाषा को कैसे सिखाते समय क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तो एक से अधिक भाषाओं को मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आपका देखिए कि उनके बीच आपका देखिए भाषा सिखाते समय अनावश्यक होता है कि उनके बीच अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाए, ताकि अपनी श्रवण इंद्रियों के द्वारा अधिकतम प्रयोग करके उनकी अधिगम प्रक्रिया जो है वह आपका अधिक बढ़े। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 32 का। फिर देखिए 33 नंबर क्या पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं का स्थान दिया गया है? प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं का स्थान दिया गया है? तो विदेशी साहित्य की रचनाएं हैं। ऐसी रचनाएं हैं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनकी भाषाओं का अलग अलग छटाव हो, या जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित है, या केवल कहानियों अथवा कविताएं हैं। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या? तो ऐसी रचनाओं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और वह उनकी भाषाओं को अलग अलग छांटे हों। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा को पाठ्य पुस्तकों में किसी तरह की रचनाओं का स्थान दिया गया है। तो ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और उनकी भाषा को अलग अलग आपकी छांटती हों। और 34 नंबर क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से बच्चे का भाषविक क्षमता का आकलन सबसे उचित तरीका है? तो बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों को प्रयोग करते एक कहानी लिखिए, या संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, या संज्ञा को परिभाषित कीजिए, या संज्ञा के 2 उदाहरण दीजिए। तो कौन से बच्चे का भाषिक क्षमता का आकलन का सबसे उचित तरीका है? तो आपका कौन सा? तो बादल, आसमान, चिड़िया और बच्चे आदि संज्ञा का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। यही जो है आपका भाषा क्षमता का आपका आकलन का उचित तरीका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर 35 नंबर क्या कह रहा है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा होगा? व्याकरण और आधारित संरचना अभ्यास, या अपने अनुभव का वर्णन, या बातचीत करना, या संवाद अदायगी। तो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा होगा? तो आपका व्याकरण और आधारित संरचना अभ्यास। व्याकरण और आधारित संरचना विकास करने के लिए सर्वप्रथम कम प्रभावी तरीका व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास कराना है, जबकि अपने अनुभवों का वर्णन करना है, बातचीत करना
और संवाद करना निश्चय ही मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने का प्रभावी तरीका साबित होगा। और 36 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो विभिन्न क्षेत्रों में स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रक्रियाओं को समझने का योग्यता का विकास, या हिंदी के व्याकरणिक नियमों का कंठस्थ करना, या दैनिक जीवन में हिंदी में समझने और बोलने की क्षमता का विकास करना, या डी नंबर है बोलने की क्षमता का अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। तो 36 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि हिंदी के व्याकरणिक नियमों का कंठस्थ करना। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो हिंदी के व्याकरण नियमों का कंठस्थ करना। तो दिए गए विकल्पों में आपका देखिए व्याकरण नियमों का कंठस्थ द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, जबकि दैनिक जीवन में हिंदी में समझने और बोलने की क्षमता का विकास एवं बोलने के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। द्वितीय भाषा शिक्षण में तात्पर्य है मातृभाषा से आपका शिक्षण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 36 का। फिर 37 नंबर क्या कह रहा है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक आपका महत्वपूर्ण है। तो भाषा का व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक, या समृद्धि भाषिक वातावरण। तो हो गया क्या, तो समृद्धिक भाषिक वातावरण। भाषा सीखने की समृद्धिक भाषिक वातावरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बच्चे अवलोकन का अनुकरण करने के बेहतर से सीखते हैं। जब समृद्ध भाषा आपका समृद्ध जो भाषा होती है वह वातावरण होगा, तो भाषा अनुकरण द्वारा आपका बेहतर तरीके से वह सीखेंगे। फिर देखिए 38 नंबर क्या कह रहा है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। तो सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता, या व्याकरणिक नियम। तो हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा क्या महत्व देंगे, तो क्या देंगे, तो सीखने की क्षमता का आकलन। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। सीखने की क्षमता का आकलन हिंदी भाषा के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। काव्य सौंदर्य, निबंध लेखन की योग्यता आपका व्याकरणिक नियम होती है। फिर देखिए 39 नंबर क्या पूछ रहा है कि एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। एक बहुभाषिक कक्षा में यानी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हो, तो आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। यानी विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य को, या कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, या कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों में प्रति संवेदनशीलता, या बच्चों को सिखाने के दो भाषाओं के साथ विद्यमान समानता और अंतर की विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो होगा क्या, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी होगा कि बच्चों को सीखने के दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता और अंतर का विश्लेषण कैसे होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है 40 नंबर में, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो अभ्यासों में वैविध्य, या पाठों का संख्य, या विषय वस्तु में वैविध्य, या भाषा की विभिन्न छांटें। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो आपका पाठों की समस्या। क्या, तो पाठों की समस्या जो है आपके अभ्यासों में विविध विषय वस्तु में आपके एवं भाषा के विभिन्न आपके छटाएं होती है। इसके अंतर्गत पाठों की संख्या में कोई महत्व नहीं होता है। और बहुभाषिकता क्या है, तो भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, या भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, या भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, या भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। तो बहुभाषिता क्या है, तो ये जो है आपकी है, तो भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण साधन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि आपकी यह महत्वपूर्ण साधन होती है। इससे एक बहुभाषाविद बनाया जा सकता है, जो कि हमारे देश और विदेश में विभिन्न भाषाओं में आवश्यकता के अनुसार समझकर उनको देश हित में उपयोग किया जा सकते हैं। और देखिए भाषा क्या है, तो विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियम ही अनुगमन करती है, या नियमों की जानकारी ही निखरती है। तो भाषा क्या है, तो भाषा जो है आपकी क्या है, तो एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या, तो एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है, जो कि प्रत्येक भाषा चाहे वह हिंदी हो या अंग्रेजी हो, तमिल हो, सबको अपनी आधारभूत नियमबद्ध व्याकरणिक तकनीकी से होती है। उसे समझकर ही भाषा में विशुद्ध पकड़ बनाई जा सकती है। और बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या करते हैं, अपने भाषा की नियमित व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। कोरी स्लेट होती है, या भाषा के समुचित
उपयोग करने में असमर्थ नहीं होते हैं या बच्चों के चारों ओर कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या करते हैं, तो अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। यानी बच्चे जब विद्यालय आएंगे तो क्या करेंगे, अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था करेंगे, उसके बाद व्यवहार की कुशलता के साथ वह फिर विद्यालय आते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला 43 का करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्या कह रहा है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, या भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, या भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, या सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। तो कौन सा आपका कथन हो जाएगा 44 का? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। क्या? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है कि भाषा अधिगम जो है आपका प्रयासपूर्ण होता है, ये हमारा कथन जो है वह सही नहीं है। फिर 45 नंबर देखिए क्या कह रहा है। एक आपका क्या दे रखा है, गद्यांश दे रखा है। क्या? तो आपका गद्यांश दे रखा है कि एक और भी है क्या, 45 नंबर है, हाँ 45 नंबर है कि मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है, यानी मंदिरा जो है वह पहली कक्षा में पढ़ती है, वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। क्या? और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा क्या है, तो मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, या केवल लिंग की दृष्टि से सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, या केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है, या लिंग वचन क्रिया आदि से दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो उसके द्वारा बोले गए आदि वाक्यों का प्रयोग क्या है मंदिरा के द्वारा, तो क्या है, तो वह जो है लिंग वचन क्रिया आदि से दृष्टि सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपको क्या दे रखा है, कविता को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें। 16 से 21 में उचित आपको क्या तो विकल्प चुनना है। एक मिनट थोड़ा सा, क्या कह रहा है आपकी कविता, क्या कह रहा है कि हरा भरा हो जीवन, क्या? हरा भरा हो जीवन, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती हैं बाहर, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे यह प्यारा संसार, हरा भरा जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, वृंद लताएं पौधे डाली चारों ओर से भरे हरियाली, और मन में जागे उमंग यही है सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से ही मिलता जीवन हम सब इसे बनाए चंदन, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो हम सब है बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। तो पूछ रहा आपसे 46 नंबर कि हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है। तो पेड़ पौधे से घिरा रहना, हरे रंगों से भरा जीवन, या हरियाली युक्त जीवन, या खुशियों से परिपूर्ण जीवन। तो हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है कविता के अनुसार, तो खुशहाली से पूर्ण आपका परिपूर्ण जीवन। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फिर क्या कह रहा है 47 नंबर, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं। बोलते बोलते गला भी आपका बैठ जाता है। 47 नंबर क्या पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ें आपकी बाहर लेकर आती हैं। तो नदियों की आवाज़, पहाड़ों की चोटियाँ, समस्त प्राकृतिक उपादान, या पेड़ों की हवा। तो होगा क्या, तो जो है आपका जो है समस्त प्राकृतिक उपादान जो है आपका, यह जो है चाहे वह नदियाँ हो पर्वत हो पेड़ हो अथवा हवा हो, ये सब बाहर लेकर आती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 47 का। फिर 48 नंबर क्या कह रहा है, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है। तो वृंद लताओं को, हरा भरा को, या प्राकृतिक सुंदरता और उस पर उत्पन्न होने वाली खुशी को, या पौधे व डालियों को। तो कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है, तो प्राकृतिक और सुंदरता और उस पर उत्पन्न होने वाली खुशियों को उसने उपहार कहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर 49 नंबर क्या कह रहा है, कवि यह संदेश देना चाहता है कि जीवन में सब बेकार है, या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, या प्रकृति में पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत शामिल हैं, या चंदन के पेड़ लगाने चाहिए। तो कवि यह संदेश देना चाहता है 49 नंबर में कि पर्यावरण संरक्षण में ही हमारा क्या है, तो जीवन है। तो प्रस्तुत कवियों के माध्यम से कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि मानव जीवन पर पर्यावरण संरक्षण में ही संभव है। शुद्ध पर्यावरण ही मानव जीवन का स्वस्थ रखा जा सकता है, अर्थात स्वस्थ पर्यावरण से ही आपका स्वस्थ मनुष्य जीवन संभव है। 49 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
फिर देखिए 50 नंबर क्या कह रहा है कि जग से तुमसे है प्यारा, संसार पंक्ति के माध्यम से कभी क्या कहना चाहता है। तो व्यक्ति और संसार दोनों अस्तित्व एक दूसरे के पर निर्भर है। यह संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। यह व्यक्तियों का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है। यह संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है। तो हो जाएगा क्या 50 का? तो होगा क्या? तो व्यक्ति, संसार और दोनों अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। व्यक्ति और संसार जो है दोनों अस्तित्व एक दूसरे पर आपके निर्भर है। और फिर देखिए क्या नंबर क्या है, अनुपम से अभिप्राय क्या है। तो सुखद है, आनंदमय है, मनोहरी है, या जिसकी उपमा ना दी जा सके। तो क्या हो जाएगा? अनुपम का अर्थ क्या हो जाएगा? तो जब जग से तुमसे है प्यारा, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति, संसार इन दोनों के माध्यम से एक दूसरे पर निर्भर है, अर्थात एक दूसरे के पूरक है। तो आपका क्या होगा? तो अनुपम से अर्थ होगा आपका सुखद। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपको गद्यांश दे रखा है। गद्यांश दे रखा है, गद्यांश को पढ़िए और उचित विकल्प को चुनिए। मैं गद्यांश जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। और तीसरे समूह उन बच्चों को था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान में कोई मदद नहीं करते। तो उनसे गणना के बाद इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों पर उन स्कूली बच्चों ने दुकानदार नहीं है, मौखिक गणना या मन गणित का प्रयोग बहुत कम किया। और मनसीबत उनके जो दुकानदार थे, स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सकता। इससे वह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है। जबकि स्कूल के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं, जिससे वह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सवाल से जूझना पड़ता है, वे अपने लिए ज़रूरी गणितीय क्षमता हासिल कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा आगे, लेकिन साथ ही इस बात पर गौर करना चाहिए कि महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक एक कार्य क्षेत्र की सीमित होकर रह जाती है। इसलिए वह सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से ज्ञान को बनाने और बढ़ाने में मदद करते हैं। वहीं उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या पूछ रहा है? 52 नंबर की समस्याओं को हल करने पर आधारित अध्ययन किसे विषय से जुड़ा हुआ है। तो सामाजिक विज्ञान से, गणित से, भाषा से, या दुकानदारी से। तो किससे? तो गणित से। तो समस्याओं को हल खोजने पर आपका आधारित अध्ययन गणित विषय से ही आपका जुड़ा हुआ है। फिर आपका 53 नंबर क्या पूछ रहा है कि किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया। तो जो सिर्फ स्कूल जाते हैं, या जो बच्चे ना तो दुकानदारी करते ना ही स्कूल जाते हैं, या जो बच्चे स्कूल दुकानदारी नहीं करते हैं, या जो दुकानदारी करते हैं। तो किन बच्चों ने सवाल हल करने का मौखिक गणना का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया? तो कौन थे? तो जो दुकानदारी करते हैं। आप देखिए, चाहे वो फल वाला हो चाहे सब्जी वाला हो, वह क्या करता है, अगर आप उससे 500 की नोट देते हैं, वो आपको ऐसे जोड़कर आपको ऐसे पैसा काट देता है कि आप जब तक जोड़ेंगे वो आपको उससे पहले ही जोड़कर आपका हिसाब दे देगा। तो देखिए, जो दुकानदार पे रहते हैं वो आपके मौखिक गणित का प्रयोग अच्छी करना जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 54 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 54 नंबर क्या कह रहा है कि अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। या बी नंबर है, सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं। या बच्चों को गणित सिखाना चाहिए। या बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए। तो अनुच्छेद के आधार पर क्या कहा जा सकता है, यानी आपका जो गद्यांश है उसके आधार पर क्या कहा जा सकता है कि बच्चों को गणित सिखाने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए। यही हमें सिखा रहा है अनुच्छेद में कि ऐसे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं, तो ऐसे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं और प्रश्नों के उत्तर हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि दुकानदारी में सामान देने में आपकी शीघ्रता होती है और सामान के आधार पर आपके तुरंत मूल्य की गणना कर ली जाती है। तो बच्चों क्या कह रहा है, अनुच्छेद के आधार पर क्या कहा जा सकता है कि बच्चों को गणित सिखाने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए। यही अनुच्छेद में आपका कह रहा है। फिर 55 नंबर में क्या कह रहा है कि दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्राय गलती नहीं करते हैं, क्योंकि वह कभी भी गलती नहीं करते या
गलती का असर उनके काम पर पड़ता है या इससे उन्हें माता पिता से डांट पड़ेगी या वह जन्म से ही बहुत दक्ष होते हैं। तो क्या होगा 55 नंबर में? देखिए, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्राय गलती नहीं करते क्योंकि वह कभी भी क्या है, तो वह गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। अगर कोई दुकानदार है और बार बार गलती करता है पैसे जोड़ने में, तो उसकी जो गलती है वो उसके दुकान पर भारी पड़ेगी। तो इसी का कह रहा है कि वह उनके जो कार्य पे है उस पर आपका फ़र्क पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है 56 नंबर कि जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती, जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर होता है खराब अच्छा होता रहता है, या संतोषजनक होता है, या खराब होता है, या अच्छा होता है। तो जो दक्षताएं हमारे जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर कैसा होता है, 56 नंबर पूछ रहा है। तो अच्छा, खराब और अच्छा होता रहता है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जब हम यह समझते हैं कि आपके कार्य करने या सीखने से भविष्य में कोई लाभ नहीं मिलेगा तो हमारा प्रदर्शन मिले जुले रूप से ही बना रहता है। ऑप्शन नंबर पहला ए करेक्ट हो जाएगा। फिर 57 नंबर क्या पूछ रहा है कि अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को सीमित कर सकता है या बनने में मदद करता है, या उनमें संकुचित सीमित भी कर सकता है, या बनाने में मदद करता है या संकुचित कर सकता है। तो अनुच्छेद के आधार पर बताया कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को क्या करता है, तो आपका बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित और सीमित भी कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 57 का। फिर 58 नंबर क्या कह रहा है, इक प्रत्यय का उदाहरण है। तो सांस्कृतिक, चूंकि, सीमित या संकुचित। तो इक प्रत्यय का उदाहरण क्या है 58 नंबर में? तो इक का अर्थ क्या होता है, तो सांस्कृतिक। आपका इक प्रत्यय का उदाहरण आपका दिए गए विकल्पों में आपका सांस्कृतिक होगा। इसी प्रकार अन्य उदाहरण जो आपके इक से प्रत्यय से संबंधित है, मौखिक, मानसिक, नैसर्गिक, तार्किक और आरंभिक आदि। मन का गणित का अर्थ क्या है? तो गणित, कठिन गणित, मनगढ़ंत गणित, मनपसंद गणित, या मन ही मन हिसाब लगाना। तो मन गणित का अर्थ क्या हो जाएगा 59 नंबर में? तो क्या होगा, मन ही मन हिसाब लगाना मन गणित का अर्थ होता है। और मनगणित का आशय मन के हिसाब से लगाने से होता है। सामान्य लोग कई हिसाब लगाने के लिए अपने मन ही गुणा भाग कर लेते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या है? तो दुकान संभालते हैं, हिसाब लगाते हैं, स्कूल जाते हैं, या अध्ययन किया गया है। तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या है 60 नंबर में? तो आपका अध्ययन किया गया है। अध्ययन किया गया है संयुक्त क्रिया का उदाहरण है और ये उचित आपका प्रतीत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 60 नंबर में। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन जो कि आपका हिंदी भाषा का था। तो चलिए अगले प्रैक्टिस सेट में आपको संस्कृत या आपको सामाजिक विज्ञान हो सकता है सॉल्व कराएं। फिर चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रॉपर तैयारी सीटेट की कराई जाएगी और हर विषय की। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं।